मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं और आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है और हम इसको बहुत सिंपल वे में और सिंपल मैनर में पढ़ेंगे, हमें उसको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात हो रही है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कुछ तो भी अनाउंस किया था, कुछ अपडेट्स रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब जो भी लड़कियां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे रहेंगे, ऐसा हमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने कहा था। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स काफी सारे हो सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के भी कुछ रिलेटेड हो सकते हैं, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है हमारे देश में और वहां पे महिलाएं काम कर रही है बट उनको वहां पे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बेनिफिट्स देने ही पड़ेंगे, अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रही जो रजिस्टर्ड है तो ये सब जगह तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। बट इन्होंने रिसेंटली कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लड़कियां काम कर रही है उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की अगर बात करें, 1961 का ये एक्ट है। सबसे पहले तो आपको इसका ईयर पता करना है, ये बनाया कब गया था, तो ये 1961 में ही बनाया गया था ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और इसको अमेंड किया गया 2017 में, 2017 में इसको अमेंड किया गया और इसको बना दिया मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2017। तो बनाया गया था 1961 में, 1961 में, और इसमें अमेंडमेंट हुआ 2017 में, 2017 में। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो हमें पढ़ना है उसकी शुरुआत करते हैं पढ़ना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ही बनाया गया था और इसमें अमेंडमेंट 2017 में हुए थे। ठीक है, तो ये दो भी हम कवर करने वाले हैं अभी आज इस लेक्चर में। हम कवर करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ ईयर 1961 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ ईयर 2000, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2017, दोनों को कवर करना है। तो चलो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। मेन हमारा पोर्शन यहां से शुरू होता है जो कि हमें जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो होते हैं वो एक मदर को प्रोवाइड होते हैं जिस टाइम पे वो एक बच्चे को बर्थ देने वाली होती है, तब उसको काफी सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए क्योंकि उस कंडीशंस में वो काम नहीं कर पाएगी। बट अगर वो काम नहीं कर पा रही है उस कंडीशन में जहां भी वो वर्क करती थी वहां जाके, तो फिर उसका इनकम बंद हो जाएगा और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब माँ ही तो एक बच्चे को जन्म देगी, इसीलिए उन लोगों को यहाँ कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, ऐसे कहा गया था। उनको मिलने चाहिए मैटरनिटी लीव, यानी ऐसे वक्त उनको कुछ छुट्टियां दी जाएगी, इसको कहते हैं मैटरनिटी लीव। हर वुमेन एम्प्लॉय के लिए ये अप्लीकेबल है बट उस पे कुछ कंडीशंस है क्या नहीं, हर चीज अपने को यहाँ पढ़नी है। ये एक्ट में कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स है जैसे कि मेडिकल बोनस मिलेंगे लड़कियों को जब वो प्रेग्नेंट रहती है या जब वो किसी बच्चे को बर्थ देती रहती है तो उनको कुछ मेडिकल बोनस भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। दूसरा, कुछ पेड लीव्स मिलेगी। पेड लीव्स यानी वो छुट्टी पे रहेगी बट उसके बावजूद भी उनको पेमेंट मिलता रहेगा, ये भी उनको मिलेगा, यानी उनके छुट्टी के पैसे काटे नहीं जाएंगे। जितना पेमेंट है उतना ही पेमेंट मिलेगा, आधा कुछ परसेंट ऐसा कुछ भी नहीं। पेड लीव्स और नर्सिंग ब्रेक्स भी बीच बीच में दिए जाएंगे क्योंकि उनको नर्सिंग की जो भी जरूरत है उसके लिए बीच बीच में ब्रेक्स भी मिलेंगे। एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले देखते हैं किस पे अप्लाई होता है ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इट अप्लाइज टू वेरियस एस्टैब्लिशमेंट्स, अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि फैक्ट्रीज में जो लड़कियां काम कर रही है, जो किसी माइंस में काम करती है या किसी प्लांटेशन में काम करती है, फॉर एग्जाम्पल टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं वहां काम करती है, वहां एप्लीकेबल होता है, या फिर वो शॉप्स में क्यों ना काम कर रही हो फिर भी उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे। और जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है ऐसे, जो भी ऐसी कंपनीज है जहां 10 या 10 से ज्यादा पर्सन काम करते हैं वहां पे ये अप्लीकेबल होता है। तो मैं फिर से एप्लीकेबिलिटी बता देता हूँ। फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशंस में,
शॉप्स में या फिर ऐसे किसी जगह पे जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो, वहां पे लड़कियों को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देने के प्रोविजंस है। ये हो गई इसकी एप्लीकेबिलिटी। 1973 में यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें बदली थी, जैसे इसको एक्सटेंड कर दिया था टू एनी सच एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। इन्होंने बोला जो सरकारी ऑफिसेस है, जो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट है, सरकारी कंपनियां हैं, उस पे भी एप्लीकेबल होगा। एंड एवरी एस्टेब्लिशमेंट वेयर पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबैटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेस, यानी हम कहेंगे जहां पे उनको कुछ थोड़ा सा फिजिकल वर्क्स और ये सब रहेंगे, कुछ एक्रोबैटिक काम रहेंगे, वहां पे भी ये अप्लाई होगा, जिसमें वो अपने स्किल्स दिखाते हैं। कुछ आपको हम कहते हैं कैसे, जैसे अभी तो उतने नहीं दिखते हैं, पहले दिखते थे कुछ एक्रोबैटिक स्किल्स और ये सब दिखाते हुए, यहाँ से छलांग लगाएंगे फिर वहां से वो, हाँ ये सब उस तरह के, तो ये सब यहाँ पे वहां भी एप्लीकेबल होंगे। तो वो सब कैसे परफॉर्म करेंगे आप खुद सोचो, वो तो खुद प्रेग्नेंट है वो लड़की, सो यहाँ इसीलिए उनको वहां भी लीव दिए जाएंगे। इनिशियली ये एक्ट अप्लाई करता था सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए, माइंस और प्लांटेशंस के लिए, बट बाद में ये सरकारी ऑफिसेस पे, सरकारी कंपनियों पे भी लागू कर दिया गया 1973 से। उसके अलावा ऐसे कुछ एस्टेब्लिशमेंट जहां एग्जीबिशन ऑफ एक्रोबैटिक्स के और ये सब अदर परफॉर्मेंसेस दिखाए जाते हैं लड़कियों के थ्रू, उस पे भी ये अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा एक एक्ट है। उसके अलावा पेड मैटरनिटी लीव मिलती है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज पेड मैटरनिटी लीव? Women are entitled to maternity leave not exceeding 12 weeks. Paid. हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? 1961 का, ठीक है, 1961 का अमेंडमेंट पे अभी हम आने के हैं। 1961 के एक्ट के चलते लड़कियों को पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, यानी उनको छुट्टियां मिलेगी 12 हफ्ते के लिए, उससे ज्यादा नहीं, यानी 12 हफ्ते वो ऑफिस नहीं आएगी और उनको पेमेंट फुल मिलेगा 12 हफ्ते। सो दैट इज द पेड मैटरनिटी लीव। क्या एलिजिबिलिटी है? अगर किसी को भी ये अवेल करने हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या लगती है? सबसे पहले एक विमेन हैड टू वर्क इन द एस्टेब्लिशमेंट फॉर एटलीस्ट 160 डेज। 160 दिन तो भी वहां काम की हुई होनी चाहिए विमेन। अब सोचो, कल ही जिसने ज्वाइन किया, कल ही ज्वाइन किया, और आज मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट एक्ट देना हम अगर शुरू करेंगे तो फिर अब तक कुछ काम ही नहीं किया, बट फिर भी उनको 12 हफ्ते तक पेड लीव देना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो जिसकी कंपनी है उसके लिए काम सिर्फ अब तक एक ही दिन हुआ है और 12 हफ्ते तक वो छुट्टी पे जाने वाली है और 12 हफ्ते का आप उनको पेमेंट करने वाले हो। इसीलिए ये लिखा है कि एटलीस्ट 160 डेज तो भी आप वहां काम किए हुए होने चाहिए इन द 12 months प्रीसीडिंग हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी डिलीवरी डेट जो बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बताया गया है कि उनकी डिलीवरी डेट जो है वो ऐसा लेके चलते हैं कि 1 अक्टूबर को है, 1 अक्टूबर, यानी इट वाज माय मदर्स डिलीवरी डेट, जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था 1 अक्टूबर को है, इसलिए वही लेके चलता हूँ। तो 1 अक्टूबर को है, तो 1 अक्टूबर से पीछे तक का समय देखेंगे, पिछला 1 अक्टूबर, यानी अभी कोई डिलीवरी करने वाली है विमेन 2024 को 1 अक्टूबर को, तो वो देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2023 से लेके तो 1 अक्टूबर 2024 के बीच में क्या उस लड़की ने, क्या उस विमेन ने एटलीस्ट 160 डेज तो भी कंपनी में काम किया है क्या? पिछले 12 महीनों में, 12 महीनों में उसने 160 दिन तो भी काम किए हुए होने चाहिए, तब जाके उसको पेड लीव्स मिलेगी, पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा। सो ये कुछ हम कहेंगे, ये कुछ ऐसी चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली पढ़ता है तो अपने को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है 160 डेज कब के, और याद रखना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो 160 डेज कौन से? तो डिलीवरी की जो डेट है उसके पिछले 12 महीने में जाना, और वो 12 महीने में फिर भी हम देखते हैं तो 365 दिन के आसपास का समय आता है। तो एटलीस्ट 365 दिन में से उसने 160 दिन तो भी काम किया होना चाहिए उस कंपनी में, तब वहां पे उसको मिलेगा।
दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कौन, एम्प्लॉयर यानी जो जॉब देता है वो, उस कंपनी का ओनर, दैट पर्सन इज नोन एज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कुड नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमन ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग हर डिलीवरी और मिसकैरेज। देखो डिलीवरी हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि आपका यानी वो जो लड़की है उसको वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आपका मिसकैरेज हो गया, अब मैं आपको जो भी दिया था वापस लेता हूँ, आपने डिलीवरी नहीं कर पाया, आपने किसी चाइल्ड को बर्थ ही नहीं दिया। ऐसे वक्त ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि वो लड़की को ही नहीं पता कि मिसकैरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, या फिर टाइम पे पता चलता है, कुछ लोगों को बाद में पता चलता है कि अभी वो जन्म नहीं दे पाएगी, वो बच्चा नहीं बच पाया, जो भी हुआ वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे कुड नोइंगली एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉयर है, देखो हाँ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, नो एम्प्लॉयर कुड नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमन ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग हर डिलीवरी। यानी कोई भी एम्प्लॉयर जब उसको ये पता है, जब उसको ये पता है कि वो जो वुमेन है ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग हर डिलीवरी, यानी आज उसने किसी बच्चे को बर्थ दिया है, उसके 6 हफ्ते जो आ रहे हैं उतने में कोई भी एम्प्लॉयर किसी को काम नहीं दे सकता, उन 6 हफ्तों में। यानी उसने डिलीवरी करते बराबर भाई संभालना है, इसी थोड़ी डिलीवरी करके खत्म हो गया काम, 6 हफ्ते तक तो नहीं है ना। जैसा आप ले लेते एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक अक्टूबर 2024 का एग्जांपल लिया था, अब यहाँ पे ले लेते ऐसा कुछ समय जो बीत चुका है, तब हम यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा समझ जाओ किसी लड़की ने अभी 2 सितंबर को किसी को तो भी जन्म दिया, 2 सितंबर से तो कितने हफ्ते तक, 6 वीक्स तक, 6 वीक्स तक कोई भी व्यक्ति नोइंगली, उसको जब पता है कि वो लड़की अभी अभी जन्म दी है तो वो उसको काम नहीं दे सकता, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट। बट नहीं पता है और उसने दे दिया तो फिर उसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, जिसने काम दिया है, ठीक है, उसकी गलती। बट कैसा है कि इसीलिए कुड नोइंगली, पता होने के बाद नहीं देना है काम, 6 हफ्ते तक, डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक काम नहीं देना है। वायलेटिंग प्रोविजन, अगर आप इस एक्ट में का कोई भी प्रोविजन तोड़ता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको सजा होती है 3 महीने तक की हो सकती है, या फिर उसको फाइन भी लग सकती है इसके साथ, या फिर विदाउट फाइन भी लग सकती है। किसी ने भी ये मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के प्रोविजन तोड़े तो 3 महीने की सजा प्लस फाइन, या फिर 3 महीने की सजा और विदाउट फाइन, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए संभाल के ये चीजों को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए हर प्रोविजन पता होना। देखो पेड मैटरनिटी लीव जो है वो 12 हफ्ते की मिलती। दूसरी बात हमने जो देखी वो है कि वुमेन को ये अवेल करने के लिए 160 दिन, पिछले 12 महीनों में उन्होंने 160 दिन काम किया होना चाहिए, तब उनको मिलेगा। तीसरा ये हमको देखने मिल रहा है कि जब उस व्यक्ति को पता है कि अभी अभी उस लड़की ने किसी बच्चे को जन्म दिया है या फिर उसका मिसकैरेज हुआ है, तो उस इन बिटवीन दैट टाइम, यानी हम कहेंगे कि उस टाइम से लेके 6 हफ्ते तक के टाइम तक उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया। अगर ये इसके प्रोविजन तोड़े गए तो 3 महीने की सजा हो सकती है। इसके बाद मैटरनिटी रिलीव, अब आप अब तक जो नाम देख रहे हो मैटरनिटी लीव है, तो मैटरनिटी लीव यानी क्या, मैटरनिटी लीव इज अ पेड लीव प्रोवाइडेड टू एक्सपेक्टिंग और प्रेग्नेंट वुमेन हु कैन यूटिलाइज, ठीक है, बिफोर एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बिफोर और हम कहेंगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बिफोर एंड आफ्टर दोनों वो। तो हम कहेंगे मैटरनिटी लीव जो है ये पेड लीव होती है, जो लड़कियों को मिलती है डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद। आगे की चीजें और भी आपको इसमें पता चलेगी, लड़कियां इसको यूटिलाइज कर सकती है। ऐसा मैंने पहले बताया, डिलीवर करते बराबर आपको काम पे नहीं जाना है, 6 हफ्ते तक तो नहीं मिलने हैं, और डिलीवरी के पहले, और टोटल ये लीव जो मिल रही है आपको 12 हफ्ते की मिलती है। तो ये आपको यूटिलाइज करना है, कैसे करना है वो आप देखिए और इसको यूटिलाइज कीजिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था 1961 का, इसमें इन लोगों ने अमेंडमेंट किया। जब इसमें इन लोगों ने अमेंडमेंट किया तो इसका नाम रखा गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2017। अब इसमें एप्लीकेबिलिटी देखो क्या है। पहले आपने एप्लीकेबिलिटी देखी माइंस, है ना, माइंस के अलावा प्लांटेशंस, प्लांटेशंस के अलावा शॉप्स, फैक्ट्रीज, ये सब वहां पे लिखा था। बाद में उसको एक्सटेंड किया गवर्नमेंट वाले तक, ठीक है, 1973 में एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के साथ साथ उन लोगों ने उसमें
गवर्नमेंट के अलावा बाकी जो एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस और ये सब है वहां के भी लड़कियों पे वो अप्लीकेबल किया। 2017 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि ये अप्लीकेबल होगा हर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली लड़कियों को, गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाली लड़कियों को, माइंस, प्लांटेशन, फैक्ट्रीज, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस विद 10 और मोर एम्प्लॉइज, ये सब चीजें पहले थी ही, वही उन्होंने वहां पे लिखी कि देखो भाई हर जगह, चाहे वो लड़की कहीं भी काम करे, किसी प्राइवेट इसमें काम करे, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करे या गवर्नमेंट जॉब करे, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी, पेड लीव मिलेगी, और वो भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहे हैं वहां अगर वो काम कर रहे तो भी वहां पे भी उसको मिलेगी। बट इट डज नॉट एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, ये मेन है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको क्यों देंगी सरकार, वो खुद का बिजनेस खुद कर रही है, अब खुद को खुद थोड़ी देने वाली है ना, वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की ने एक ब्रेकफास्ट की कोई शॉप डाली, अब वो प्रेग्नेंट है तो वो वहां नहीं जा पा रही है, तो वो बोल रही है कि नहीं मुझे मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, है ना, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लड़कियां उनको ये नहीं मिलती। वैसे देखा गया तो सरकार ने इसके कुछ प्रोविजन जरूर करने चाहिए, क्योंकि उसका भी तो जो इनकम है वो रुक जाता है ना उतने टाइम के लिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोशल वेलफेयर के इस पे ऐसे लड़कियों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जो उस टाइम पे नहीं जा पा रही है उनको कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए जरूर। अब ये प्रोविजन तो अभी तक किया नहीं है। और विमेन इज एलिजिबल टू टेक मैटरनिटी लीव अंडर एक्ट ओनली व्हेन शी हैज वर्कड विद एम्प्लॉयर फॉर एटलीस्ट 80 डेज। ये बदल गया है, पहले यहाँ पे कितना टाइम था 160 डेज, अब यहाँ पे बताया है 80 दिन। तो 160 दिन का समय खत्म करके इस समय को कम किया गया है। अगर उस लड़की ने जो डिलीवरी डेट है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पिछले 12 महीने में सिर्फ 80 दिन काम किया है तो भी उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले था 160 दिन काम किए हुए लड़कियों को ही मिलेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। रूल्स देखिए, एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव, बायोलॉजिकल मदर्स आर नाउ एंजॉय 160 वीक्स ऑफ पेड लीव। अब कैसा है कि 26 वीक्स मिलते हैं पेड लीव के, पहले अगर देखा गया तो 12 वीक्स, अब यहाँ पे मिल रहे हैं टोटल 26 हफ्ते। दैट इज वेरी बिग टाइम। अब देखा गया तो फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड, ये याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड के लिए बता रहा हूं। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड इट इज 26 वीक विद द ऑप्शन टू कमेंस अप टू 8 वीक्स प्रायर टू एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। यानी डिलीवरी डेट के पहले 8 हफ्ते वो ये अवेल करा सकती है, ये उनके पास ऑप्शन है, और बचा हुआ फिर डिलीवरी के बाद, दैट इज द ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन उनको मिल सकता है कि आप 8 हफ्ते पहले ले लो और बचा हुआ फिर समय बाद में ले लो। अब इसमें कैसा हो रहा है कि फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड इट इज 26 वीक विथ ऑप्शन टू कमेंस अप टू 8 वीक्स प्रायर टू एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, है ना, यानी डिलीवरी डेट के पहले 8 हफ्ते। उसके अलावा फॉर द थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड्स एलिजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड टू 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, और उसके बाद वो 12 हफ्ते हो जाता है तीसरे बच्चे के, ये रहेगा। तो एडॉप्टिव एंड कमीशन मदर्स के लिए देखते हैं, दोज लीगली एडॉप्टिंग चाइल्ड बिलो 3 मंथ्स। अब ये वो विमेन है जो कि किसी बच्चों को एडॉप्ट कर रही है, ये तो खुद बायोलॉजिकल मदर यानी वो खुद ही जन्म दे रही है, बट ये अडॉप्ट कर रही है वो, तो जो लीगली अडॉप्ट कर रही है किसी बच्चे को जिसकी एज 3 महीने से कम है, उसकी देखभाल के लिए 12 हफ्ते की उसको मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड मिलेगा। ठीक है, कब से, तो जब से उसने उस बच्चे को रिसीव किया है तब से, ये याद रखना है। तो ये कुछ मैटरनिटी लीव को कुछ उन्होंने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड कर दिया, 26 हफ्ते दिए हैं, डिलीवरी के पहले 8 हफ्ते तक का ऑप्शन है, और उसके बाद बचा हुआ समय दे सकते हैं, क्योंकि बाद में ज्यादा समय देना जरूरी है, पहले 8 हफ्ते और बाद में ज्यादा, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको हमेशा माँ पास में रहना जरूरी है। चलो, तो बायोलॉजिकल वाला आपने देखा, बायोलॉजिकल में 26 वीक 8 वीक प्रायर, बट जो एडॉप्टिव है उसमें आपने देखा जिस भी विमेन ने किसी को एडॉप्ट किया है बच्चे को, उसको
3 महीने के नीचे अगर वो बच्चा होगा तो 12 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव उसको मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकती है। जब से वो बच्चे को रिसीव कर रही तब से 12 हफ्ते तक। अब यहाँ पे एडॉप्टिव मदर तो ठीक है, एडॉप्टिव मदर यानी वो मदर जो किसी को एडॉप्ट करती है, बट कमीशनिंग मदर यानी कौन सी मदर, तो ये बता देता हूं। कमीशनिंग मदर यानी वो मदर इज अ बायोलॉजिकल मदर ही होती है, वो कमीशनिंग मदर जो कि किसी और का एग यूज करती है, ठीक है, खुद का एग यूज करती है टू मेक एन एम्ब्रियो प्लेस्ड इन अनदर वुमेन। यानी अपन बोलते हैं ना कि जैसे सरोगेट और ये सब वाला, सरोगेसी वाले, वो सरोगेट मदर्स वगैरह इसमें आ जाती है, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं 12 हफ्ते के, जब से वो रिसीव कर अपना जो एग है वो यूज करना शुरू करेगी, है ना, ताकि किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि वो लड़की नहीं दे पा रही है। तो आजकल ये ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जब कोई वुमेन ये कर रही है तो उसको भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी रिलीफ मिल सकती है। चलो ये भी बहुत अच्छा है। अगला वर्क फ्रॉम होम प्रोविजन भी है इसमें। वुमेन जो है कैन वर्क फ्रॉम होम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 26 वीक्स। अब 26 हफ्ते का समय हो गया, 26 हफ्ते आपको पेड मैटरनिटी रिलीफ मिला था, लीव्स मिली थी पेड, बट अब तो काम शुरू करना पड़ेगा। बट पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आप कंपनी में जाके काम करो, तो एक प्रोविजन डाला है कि आप घर से भी काम कर सकते हो इफ दे आर असाइन टास्क अलाउ इट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अपने जो भी एम्प्लॉयर है उससे बात करके म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू आप ये कर सकते हो। अगर एग्री नहीं कर रहा है वो, तो फिर वो प्रोविजन नहीं रहेगा। बट अगर वो एग्री करता है तो आपको वर्क फ्रॉम होम वाला प्रोविजन भी अवेल करने मिल सकता है, आपको ये भी प्रोविजन मिल सकता है। दैट इज वेरी गुड थिंग। दूसरा है क्रेश फैसिलिटी। क्रेश जो होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, तो बच्चों को संभालने की एक जगह होती है, वो क्रेश होता है। अब उनका बच्चा एकदम तो ज्यादा बड़ा हो नहीं गया 26 हफ्ते में, या फिर 26 हफ्ता तो छोड़ दो, 26 हफ्ते में से बाद में तो कम ही समय मिला थोड़ा सा, 26 हफ्ते से उतने टाइम में तो बच्चा इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो खुद का देखभाल खुद कर लेगा, इसीलिए उनको फिर क्रेश फैसिलिटी भी दी जाती है। क्रेश फैसिलिटी में जिस कंपनी में 50 या 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो 50 या 50 से ज्यादा जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहां पे क्रेश फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए अलग सी जगह बनाई जाएगी और वहां पे लोग रखे जाएंगे जो ये एम्प्लॉइज है उनके बच्चों को संभालेंगे। तो ऐसी क्रेश फैसिलिटी रहेगी। और लड़कियां काम करते करते उस क्रेश में 4 बार विजिट कर सकती है, दिन भर में काम करते करते 4 बार जाके देख सकते हैं मेरा बच्चा बराबर है क्या, मेरी बेटी बराबर है कि मेरा बेटा बराबर है क्या, ये सब वो जाके देख सकती है इस क्रेश में। और जब वो वर्क आवर्स में है तब 4 बार, दैट इज ऑल्सो गिवन अंडर दिस एक्ट। उसके अलावा मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन, वुमेन इज एंटाइटल्ड टू 6 वीक्स ऑफ लीव स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट। अगर किसी का मिसकैरेज हो गया, कि मिसकैरेज या फिर उसका मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, कुछ तो भी अभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो ऐसे वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तब से लेके तो 6 हफ्ते तक उस वुमेन को लीव मिलेगी, 6 हफ्ते की। अचानक से उसको काम पे नहीं बुलाना। वो ऊपर भी मैंने आपको बताया था 6 वीक्स तक उसको डिलीवरी के बाद हो या मिसकैरेज के बाद हो, उस लड़की को आपको काम अचानक से नहीं कराना है। तो 6 वीक्स मिलेंगे, बट यहाँ नेसेसरी प्रूफ लगेंगे कि भाई ऐसा हुआ है सच में, ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा एक्सटेंडेड लीव फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब कुछ कुछ लड़कियों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में, उनको हो सकता है कि 26 हफ्ते में हर चीज ना हो पूरी, तो एडिशनल लीव भी ग्रांट हो सकती है। अगर किसी वुमेन को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो एडिशनल लीव कैन बी ग्रांटेड ऑन केस बाय केस बेसिस। तो केसेस देख के वो ग्रांट करेंगे, हाँ ठीक है इनको ज्यादा दो। इफ न्यू मदर रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर रिकवरी, कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण ना प्रेगनेंसी के बाद जल्दी कुछ कुछ वुमेन रिकवर नहीं होती है, कुछ कुछ वुमेन तो ऐसे ही जल्दी रिकवर हो जाती है, कुछ कुछ वुमेन तो इजीली बर्थ भी दे देती है, बट कुछ वुमेन को बहुत तकलीफ होती है जब वो किसी बच्चे को बर्थ देती है। दैट डिपेंड्स, इसलिए केस बाय केस देख के हम ये एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको जो लीव मिल रही है वो एडिशनल लीव और दे सकते हैं। ये कहा है तो एम्प्लॉयर मस्ट पे फुल सैलरी। याद रखेगा, जब भी मैटरनिटी लीव पीरियड चल रहा है तो एम्प्लॉयर को उस लड़की को पूरी सैलरी देनी पड़ेगी, फुल। 1% आप सैलरी कट नहीं कर सकते, वो काम कुछ नहीं करेगी बट सैलरी फुल देनी पड़ेगी। ये नहीं बोलना है कि आपने कुछ काम नहीं किया मैं आपको सैलरी क्यों दूं, ये नहीं चलता है। यहाँ पे पूरी सैलरी देनी पड़ती है। दिस सैलरी रेट इज कैलकुलेटेड, जो एक्चुअल सैलरी है या डेली वेजेस है, ये हो गया। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितने उनको
पैसे मिलेंगे इस वक्त, कितना पेमेंट मिलेगा। तो सैलरी रेट कैलकुलेट करते हैं जो उनकी एक्चुअल सैलरी मिल रही थी। जब वो काम कर रही थी वुमेन, तब उनको जो एक्चुअल सैलरी मिल रही थी उतनी ही सैलरी उनको दिए जाएंगे, या जो भी डेली वेजेस दिए जा रहे थे वो। अब कितने, अब हो सकता है कि उनकी सैलरी अभी बढ़ी है कल, तो क्या कल बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से मिलेगा या कैसे मिलेगा? तो उसके लिए 3 महीने के देखे जाते हैं। आज वो वुमेन ने अगर मैटरनिटी लीव की रिक्वेस्ट डाली है कंपनी में, तो वो देखेंगे कि अब से पिछले 3 महीने में उन्होंने कितनी सैलरी ली है, और फिर वो करेंगे कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल, पिछले 3 महीने में उस वुमेन ने 30,000 सैलरी ली है, 3 महीने में उसने कंपनी से 30,000 लिया, यानी पर मंथ 10,000 आ रहा है, तो उनको 10,000 देंगे। अगर पिछले 3 महीने में उन्होंने 3 महीने में 3 लाख कमाए हैं, यानी उनको 1 लाख पर मंथ देना पड़ेगा। ऐसा पहले 3 महीने जैसे रिक्वेस्ट डाली, वैसे पिछले 3 महीने में उन्होंने कितनी सैलरी ली वो देख के फिर सैलरी का जो रेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो प्रोविजन। उसके अलावा एम्प्लॉयर जो है शुड नॉट एम्प्लॉय वुमेन ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग हर डिलीवरी और मिसकैरेज। ये भी मैंने आपको बताया, ये तो वैसे उन्होंने लिखा ही था, पहले ही लिखा था 1961 के एक्ट में, और यहाँ भी लिखा है कि जब भी कोई वुमेन का मिसकैरिएज या फिर डिलीवरी वो करती है किसी चाइल्ड की, तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। कब तक? तो 6 हफ्ते तक उनको काम पे नहीं बुलाना है, किसी भी एम्प्लॉयर पे नहीं करना। अगर ऐसा किया तो सजा है 3 महीने की, या फिर फाइन, या फिर दोनों, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत कठिन है, तो आपको ये सब देखना होगा कि किस तरह से ये सब एक्ट काम करते हैं। तो एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो जो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये कहाँ एप्लीकेबल होती है ये याद रखिएगा। 10 और मोर पर्सन जहाँ एम्प्लॉयड है वहां और बाकी हर जगह पे ये अप्लाई होता है। दूसरा, आपको जैसे कि मैंने बताया कि कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं, तो वो है 26 वीक्स की। पहले मिलती थी 12 वीक्स की, अभी 26 वीक्स की मिलती है। ऑप्शन होता है कि पहले डिलीवरी के पहले आप 6 हफ्ता ले सकते हैं और बची हुई बाद में ले सकते हैं। दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल। और जो हम कहेंगे कि थर्ड चाइल्ड अगर रहता है तो 12 हफ्ते तक वो रिड्यूस हो जाती है मैटरनिटी वाली जो लीव है वो। और उसके अलावा जो एडॉप्टिव और कमिशनिंग मदर्स है उनको 12 हफ्ते की ही मिलती है ओवरऑल। ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखना है। और कमिशनिंग एडॉप्टिव वाली का याद रखना, जो मदर ने 3 महीने से कम वाला जो बेबी है उसको एडॉप्ट किया है तो ही उसको ये मिलती है 12 हफ्ते की। तो ऐसे कुछ जिसमें प्रोविजन है जो आपको याद रखना जरूरी होता है। 12 महीने किसको है, 12 महीना नहीं, 12 हफ्ते, 12 वीक किसको है, 26 वीक किसको है। डिलीवरी के पहले 8 महीने 8 वीक वाला ऑप्शन है। उसके अलावा डिलीवरी के बाद बाकी लीव्स आप ले सकते हो। किसको मिलेगा? तो पिछले जो 12 मंथ्स है उसमें एटलीस्ट 80 डेज काम किया होगा उन्हीं वुमेन को मिलेगा। पहले 160 डेज क्या काम किए वुमेन को मिलता था। तो ये सब प्रोविजंस आपको माइंड में सेट करके रखने, तब आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ये जो सवाल है इसका भी हम जवाब देखते हैं। ठीक है, अप्लाई करना है, अप्लाई करने की कोई अलग प्रोसेस नहीं है। सीधा सिंपल हिसाब है कि आप लोगों को जब भी ऐसा पता चलता है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से किसी भी वुमेन को जब पता चलता है कि उसकी एक डिलीवरी की डेट है या फिर वो प्रेग्नेंट है, तो वो वुमेन को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन कहाँ देनी है? जहां वो काम करती है वहां, उस ऑफिस में, उस कंपनी में। गवर्नमेंट में काम करती है तो गवर्नमेंट में एप्लीकेशन दो, गायनेकोलॉजिस्ट का रेफरेंस दो कि इस गायनेकोलॉजिस्ट ने हमें बताया है कि इस डेट से मैं काम पे नहीं आ सकती और मुझे इस डेट के पहले तक मुझे 8 हफ्ते की छुट्टियां और उसके बाद तक इतनी छुट्टियां होना, वो सब वहां पे लिखना पड़ता है। डेट्स जो भी आपकी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट है वो एप्लीकेशन में लिखना। और एप्लीकेशन जो है वो, एक तो अगर प्राइवेट कंपनी में कोई काम करे तो आपके एचआर मैनेजर और इन सबको आप दे सकते हैं। गवर्नमेंट में काम करे तो जो भी आपके हेड होंगे आपके डिपार्टमेंट के या जो भी उनका नाम पे आप वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एप्लीकेशन को वो वेरीफाई करके फिर आपको वो लीव ग्रांट कर देते हैं और आपकी सैलरी रोकते नहीं है। आपको जैसे सैलरी आ रही थी वैसे ही आती रहेगी। आपने वहां टाइम लिखा है उतने टाइम तक वो आती रहेगी, और वहां आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि अगर कुछ आगे कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आई विल लेट यू नो, कि यानी मेरे गायनेकोलॉजिस्ट से मैं डिस्कस करने के बाद मैं आपको वो भी आगे बताऊंगी। क्योंकि उसमें कैसा लिखा है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो वो एडिशनल लीव भी मिल सकती है। सो इन केस ऑफ दैट सिचुएशन आई विल इन्फॉर्म यू। ये सब भी आप उसमें लिख सकते हो। तो एप्लीकेशन एक बहुत अच्छी आप वहां पे बना सकते हैं। जैसे कि एक आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखते हो
पहले तो जिसके नाम पे लिखना है वो, और बाद में आप सब्जेक्ट लिखते हो रिक्वेस्ट फॉर अर्ली मैटरनिटी लीव फॉर 16 वीक्स फ्रॉम 22 Jan 2020 2024 जो भी डेट है वो डालोगे। फिर आप लिखोगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई प्रेगनेंसी and I want to take allotted 16 weeks of maternity leave available to me by the organization. My expected due date is 15th March 2024-25 जो भी है। I am planning to start my leave from date लिखना and return to the job by date लिखना, और I will let you know in case of unforeseen issues। कुछ issues होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा with delivery and pregnancy that can cause the delay in the joining date कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। आई एम अटैचिंग द लेटर फ्रॉम माई डॉक्टर कंफर्मिंग ऑल द डिटेल्स। डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के जो भी फिर ये है आपके प्रेस्क्रिप्शन है, उन्होंने जो भी आपको लेटर या फिर जो भी बताया है वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और नीचे लिखते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट मी इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। ऐसा आपको एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन आप सबमिट कर दोगे आपके जो भी हेड है उनके पास, और वो आपको ग्रांट कर देंगे मैटरनिटी लीव। बट विथ प्रूफ ही आपको ये सब काम करना है। मैंने पहले ही आपको बताया कॉम्प्लिकेशन होंगे तो भी प्रूफ देना है, और ये मिसकैरेज हुआ तो भी प्रूफ देना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद ही आपको ग्रांट होगा। अगर आप प्रूफ नहीं दे रहे हो तो फिर दैट इज डिफिकल्ट। ये बता रहे सिर्फ जाके कि नहीं मेरा मिसकैरेज हुआ अभी, पर भाई मिसकैरेज हुआ तो आपने पहले बताया कैसे नहीं कि आप प्रेग्नेंट थे या क्या आप इशू था, पहले से सब तो पता होता है। तो ये सब आपको वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 और 1961।